तो नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। तो चलिए क्लास 10 वाले बच्चों तैयार हो जाइए। आज आपका साइंस पढ़ने का दिन है और आप सभी को पता है कि साइंस में अभी हम केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, रसायन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं और केमिस्ट्री का पहला लेसन देख रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जिसमें पहले पार्ट जो मैंने इसका बनाया था, तो पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बेसिक चीज बताया, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया बताया, रासायनिक अभिक्रिया के क्या लाभ है ये बताया, और परमाणु समझाया, अणु समझाया, मैंने कुछ बेसिक टर्म उसमें समझाया था। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th वाले बच्चों जिस तरह से वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्लास 10th के बच्चे होकर के भी, जो कि आम तौर पे बोला जाता है कि इस उम्र में बच्चे ज्यादा ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन मुझे तो लग रहा है यहाँ विपरीत हो रहा है। क्लास 10th वाले बच्चों ने बहुत कमाल कर रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है वीडियो को। मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, इसकी चिंता मत करिए। चलिए वीडियो में बने रहिए, देखनी है तो पूरी वीडियो देखिए, समय है तो नहीं है तो बिल्कुल वीडियो को अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर समान होता है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री है। कौन सा लेसन देख रहे हैं? फिलहाल लेसन नंबर 1 देख रहे हैं। क्या नाम है लेसन का? लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी कि आप कह सकते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले। आज ये दूसरा पार्ट होगा, है ना, केमिस्ट्री का। हाँ, बहुत अच्छा फ्रेम है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले यह जान लीजिए कि इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है हमें और रासायनिक समीकरण हमें पढ़नी है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बारे में हम लोग समझ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। आज के टॉपिक क्या क्या रहेंगे, जरा टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं ना। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं, सबसे पहले कवर करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। क्या कवर करेंगे? रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक समीकरण क्या है। दूसरी जो कवर होगी वो ये कवर करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने की तरीका, है ना। रासायनिक समीकरण लिखने की तरीका सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है समीकरण को, लिखने की तरीका। यानी आज की जो क्लास रहेगी ना, वो मुख्य रूप से रासायनिक समीकरण पे ही डेडिकेटेड रहेगा, है ना। और तीसरा समझेंगे कि रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, माने उसके रासायनिक समीकरण लिखने से फायदा क्या है, ये भी देखेंगे। और देखेंगे रासायनिक समीकरण से क्या सूचनाएं मिलती है, माने उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, यानी उससे मिलने वाली सूचनाएं देखेंगे। और आज की क्लास ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, याद रखिएगा। और दूसरा देखेंगे सीमाएं, कि रासायनिक समीकरण कहां तक ही वर्क कर पाता, किन किन मामले में रासायनिक समीकरण पीछे, यानी सीमाएं देखेंगे। और क्या देखेंगे? उपयोगी कैसे बना सकते हैं, माने उस सीमाओं को दूर कैसे कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को उपयोगी कैसे बना सकते हैं। आज इन मुद्दे पे बात करेंगे, यानी मुख्य रूप से 6 बिंदु पे हम लोगों को बात करनी है। अब जा देखिए, इस अगर आज के क्लास कर लेते आप तो इसके बाद 2 पार्ट और शूट होने की संभावना है, मतलब 2 पार्ट और बन सकता है इस चैप्टर का। एक तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है, और एक और पार्ट हो सकता है, मतलब 2 या 3 पार्ट इस चैप्टर में और बनेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरह से पॉइंट टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरी चैप्टर को 2 पार्ट और बने या 3 पार्ट और बने, आपको धैर्य रखना है, धैर्य के साथ पढ़ना है। अगर आप 2026 के बोर्ड के एग्जाम में कमाल करना चाहते हैं साइंस के पेपर में, तो आपको सारे पार्ट दिखने चाहिए, है ना। चलिए अब शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके टॉपिक का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। रासायनिक
समीकरण। सबसे पहला चीज हम लोग देखेंगे आज कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के बारे में समझते हैं हम लोग, है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए मैथ में हम लोग समीकरण बनाते हैं ना, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई बड़ा सा शब्द रहता है, उसको मान लेते हैं माना कि एक्स वाई, और उसको एक समीकरण का रूप दे देते हैं ना। ठीक इसी प्रकार देखिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या फर्क है। रासायनिक अभिक्रिया शब्दों में लिखी होती है और उन्हीं शब्दों का संकेत होता है समीकरण। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? शब्दों में। उन्हीं चीज को अगर संकेत में हम लिख दें तो वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। उदाहरण के तौर पे अगर ये बात करें कि एक रासायनिक अभिक्रिया की पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम एक रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया उठा लो, जैसे हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिश्रण को हम सूर्य प्रकाश में रख देते हैं। कहां रख देते हैं? सूर्य प्रकाश में रख देते हैं दोनों के मिश्रण को। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बना लेता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। देखिए अभी मैंने जो भी कुछ बोला ये एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो चीज है, एक हाइड्रोजन गैस है और एक क्लोरीन गैस है। दोनों के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में जब हम रख देते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक गैस बनता है। ये जो भी मैंने बात बताया आपको ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इसी बात को हम इन्हीं चीज को अगर संकेत और सूत्र के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दें तो वो चीज कहला जाएगी रासायनिक समीकरण। जैसे देखिएगा, अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखूं, हाइड्रोजन गैस के लिए मैं लिखूं H2 कि ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, और क्लोरीन गैस के लिखूं मैं Cl2, और सूर्य प्रकाश को मैं यहां पे दिखा दूं कि सूर्य प्रकाश में यह अभिक्रिया हो रहा है, सूर्य प्रकाश में, है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये दोनों अभिक्रिया करके बना लेता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बना लेता है। अब देखिए जो बात को आपने इतना लंबा करके लिखा कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिश्रण को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर यह हाइड्रोक्लोरिक गैस बनता है, जो कि मैंने शब्दों में बोला तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन उन्हीं शब्दों को जब मैंने सूत्र और संकेत के द्वारा दर्शा दिया तो वही अभिक्रिया क्या कहलाने लगा? वही अभिक्रिया कहलाने लगा रासायनिक समीकरण। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया है तो ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक क्या है? समीकरण है, ठीक है। ये रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया का मतलब और रासायनिक समीकरण का मतलब। एक लाइन में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को उन्हीं शब्दों के सूत्र और संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या बनेगा? अगर मैं इस आधार पर सोचूं तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या बनेगा? उदाहरण तो क्लियर है। परिभाषा यह बनेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को, जो शब्दों वाली बात है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या रासायनिक अभिक्रिया को संकेत एवं सूत्रों के द्वारा, संकेत एवं किसके द्वारा? सूत्रों के द्वारा, संकेत एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
क्या समझ में आया कि जो रासायनिक अभिक्रिया शब्दों में लिखी होती है उन्हीं को अगर हम सूत्र एवं संकेत के रूप में लिखते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाती है रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, आप चाहे तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ता हूं। एक टॉपिक हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है, लिखने की तरीका समझते हैं ना। रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण लिखने की तरीका, इसको कैसे लिख सकते हैं ना, लिखने की तरीका पे बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे जा सकता है, किसको, रासायनिक समीकरण को लिख कैसे सकते हैं, इस बात को समझिएगा। देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि रासायनिक समीकरण में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन, एक तीर चिन्ह से पहले जिसको अभिकारक का तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, और एक तीर चिन्ह के बाद जिसको प्रतिफल कहते हैं। तो दो बात अभिकारक के लिए लिखेंगे और दो बात प्रतिफल के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला तरीका क्या है रासायनिक समीकरण को लिखने का। पहली बात यह है कि जो अभिकारक है ना, अभिकारक को, जो अभिकारक के सूत्र संकेत होंगे वो समीकरण के बाईं ओर इधर लेफ्ट हैंड के साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे किसको, अभिकारक को। तो यहां लिखेंगे कि अभिकारक को, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको अभिकारक कहते हैं ना। अभिकारक के संकेत एवं सूत्रों को, संकेत एवं सूत्रों को समीकरण के बाईं ओर लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है, बाईं ओर लिखी जाती है या लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे समझिए, मान लिया जाए कि दो अभिकारक लेते हैं, एक हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं और एक क्लोरीन गैस ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस H2 और क्लोरीन गैस Cl2। देखिए ये समीकरण ऐसे जब बनेगा तो मैंने किधर लिखा, अभिकारक है दोनों, हाइड्रोजन और क्लोरीन के अभिकारक है। अभिकारक किसको कहते हैं, जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है उसको क्या कहता है, अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक को हमने किधर लिखा है, समीकरण के बाईं ओर लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। ठीक है, किधर लिखा है, समीकरण के बाईं ओर लिखा है। और दूसरी बात जान लीजिए, ये दूसरी बात कहता है कि अभिकारकों के बीच अगर एक से अधिक अभिकारक है तो अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग यानी प्लस का प्रयोग किया जाता है। धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए अभिकारक में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है, ये दोनों के बीच में देखिए हमने कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया, धन चिन्ह का प्रयोग किया। यही कहता है कि अगर अभिकारक एक से अधिक अभिकारक है तो उसके बीच आप कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब बात आ जाती है प्रतिफल का, है ना। तो कहता है प्रतिफल के लिए कहता है कि प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को, प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र को किधर लिखेंगे, जब अभिकारक को बाईं तरफ लिखे, लेफ्ट हैंड साइड लिखे, तो प्रतिफल को दूसरा साइड लिखेंगे, किधर लिखेंगे, राइट हैंड साइड के लिखेंगे यानी दाईं ओर लिखेंगे। प्रतिफल के संकेत एवं सूत्र को समीकरण के किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। जैसे अगर मैं इसका प्रतिफल बनाऊं तो किधर बनाऊंगा, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड, इधर दाईं ओर लिखेंगे। जैसे मैंने बनाया इसका प्रतिफल, तो प्रतिफल किधर लिखा है, देखो प्रतिफल हमने लिखा है दाईं ओर। अगर एक से अधिक अगर प्रतिफल बना, मान लो यहाँ पे और कुछ बनता तो हम उसको प्लस चिन्ह दे करके दर्शाते हैं, अगर कुछ बनता तो ये चौथा लाइन हो जाता है कि प्रतिफलों के बीच, किसके बीच, प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके बीच, अगर एक से अधिक प्रतिफल बन रहा है तो उसके बीच किसका प्रयोग किया जाता है, धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अभिकारक को किधर दिखाते हैं, LHS साइड, और प्रतिफलों को किधर दिखाते हैं, RHS साइड दिखाते हैं। अगर एक से अधिक अभिकारक है तो उनके बीच धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और अगर एक से अधिक प्रतिफल है तो उसके बीच भी धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और दोनों को अलग अलग करने के लिए, यानी अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग दिखाने के लिए, तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
किसका प्रयोग किया जाता है? तिर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग दिखाना, जैसे देखिए ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया, तो ये दोनों को दिखा अलग अलग करने के लिए बीच में हमने किसका प्रयोग किया है? तिर चिन्ह का प्रयोग किया। ये तिर चिन्ह क्या बताता है? अभिकारक ये है और प्रतिफल ये बन रहा है, अभिकारक ये है और प्रतिफल ये बन रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो में बने रहना एकदम, है ना। देखो सीखने वाले बच्चे हमेशा इस बात में ध्यान देते हैं कि उसे सीखना है, वह समय कितना लग रहा है वो इस बात का ध्यान कभी नहीं देते, है ना। चलिए 2 टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। क्या क्या? रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या है। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है। मतलब इसको हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग के पास था उससे हम लोग समीकरण बना लिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया शब्दों में लिखी होती है और रासायनिक समीकरण उन्हीं शब्दों के सूत्र और संकेत से हम शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसका लाभ क्या है? चलिए अब हम लोग पढ़ते, जो अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण से लाभ क्या क्या है ना। रासायनिक समीकरण से लाभ, रासायनिक समीकरण से क्या लाभ है, इस बात पे, इस बिंदु पे चर्चा करते हैं कि रासायनिक समीकरण के क्या लाभ है। देखिए सबसे पहली बात कि रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया में समझिए, अभिक्रिया को आप क्या लिखेंगे? जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिश्रण को सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में रखा जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। एक लंबी चौड़ी कहानी आप लिखे, 4 गो लाइन में लिखाएगा, लेकिन इसी बतिया को अगर आप संकेत और सूत्र से लिखते हैं तो शायद एक ही लाइन में पूरी बात लिखा जाएगा। यानी पहली चीज तो कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें कम समय लगता है, माने समय की बचत हो जाती है, और इसको लिखने के लिए कम पेपर की आवश्यकता है। और अभिक्रिया को अगर लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है तो पेपर ज्यादा चाहिए, और दूसरी बात समय भी ज्यादा लगता है लिखने में। यानी पहला तो लाभ हो गया भैया रासायनिक समीकरण लिखने का कि ये समय और कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कम समय की और कम स्थान की जरूरत पड़ती है। यानी पहला लाभ है रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता पड़ता है, कम स्थान की आवश्यकता पड़ती है, और समय की बचत होती है। और किसकी बचत होती है? समय की बचत होती है। मतलब अगर आप समीकरण को लिखते हो भाई साहब तो आपको ना पेपर भी कम चाहिए और प्लस में समय की भी बचत होगी। ठीक है, आइए दूसरे बिंदु पे बात करते हैं। दूसरा इसका क्या लाभ हो सकता है? देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, अगर आप रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक समीकरण चलेगा, तो वो अध्ययन करने में सबको सुविधा होगा। यानी कि संपूर्ण विश्व में, पूरे दुनिया में, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे अध्ययन करना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। देखिए बात समझिए, अगर यहां हम लोग समझ रहे हैं कि जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के मिश्रण करके सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। चाइना वाले लोग इसी बात को अलग तरीके से बोलेंगे फिर, और चिपिंग चपंग करेंगे वो, और दूसरे देश के लोग तो उसको और जिंग जुंग जांग बोलेंगे। तो कुछ समझ में तो आएगा नहीं। जब समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोई भी देश के लोग रहेंगे और जब इसी बात को कहना होगा कि हाइड्रोजन गैस, तो वो H2 ही लिखेगा, चाहे चाइना हो, जापान हो, फ्रांस हो। क्लोरीन गैस लिखना होगा तो वो Cl2 ही लिखेगा। प्रोडक्ट बनाना होगा तो HCl ही दिखाएगा। यानी किसी भी देश के
पढ़ने वाले छात्र वैज्ञानिक कोई भी हो तो वो इस तरह से समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक समीकरण, ये जो इस भारत में जो आप पढ़ रहे हैं यही समीकरण अमेरिका में, संपूर्ण विश्व में जब एक ही प्रकार के समीकरण होगा तो कहीं के लोग कहीं के भी समीकरण समझ सकते हैं, कोई दिक्कत अध्ययन में नहीं होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण लिखने से हमें कई प्रकार के लाभ है। लाभ में क्या है, एक तो लाभ है कि रासायनिक समीकरण लिखने में हमें कम पेपर की जरूरत पड़ेगी, समय की बचत होगा और संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं। अभी तो लोग रासायनिक समीकरण पढ़ लिए, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका पढ़ लिए, लाभ। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं मिलती है। आइए आइए सर, रासायनिक समीकरण से सूचना देखते हैं, है ना। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं मिलती है। अब चाहे तो क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्या रासायनिक, और ये महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है एकदम, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, मतलब रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। ध्यान देंगे जरा कि रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं जो प्राप्त हो सकता है। देखिए रासायनिक समीकरण से कौन कौन सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, इसे समझने के लिए हम एक समीकरण का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। चलिए सबसे पहले एक समीकरण ले लेते हैं। हमने लिया नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होगा, N2। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में अभिक्रिया करके, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है, NH3 बनाता है। ठीक है, देखिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रासायनिक समीकरण लिख दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि इस समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए सबसे पहली जानकारी है कि हमें यह पता चल रहा है कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन से पदार्थ भाग लिया है और उसके फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ बन रहा है, यानी उसके बारे में पता चल रहा है। देखिए हम यहां देख पा रहे हैं कि भाग लेने में एक तो है नाइट्रोजन गैस, है ना, और एक क्या है भाई साहब अपना हाइड्रोजन गैस है। देखिए कैसे सूचना मिल रहा है हमें कि कौन कौन पदार्थ भाग लिया है। अब बन क्या रहा है इधर, अगर हम देखें तो इधर बन रहा है अमोनिया बन रहा है। तो पहली तो सूचना हमें क्या मिला सर, तो इसको नोट डाउन करते जाते हैं हम लोग। क्या पहली सूचना क्या मिला, अगर एक नंबर में बात करें तो हमें पता चला कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन से पदार्थ, कौन टू लिख देते हैं, कौन कौन दो बार बोल लीजिए, कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है, और कौन सा पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इस बात को कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलता है रासायनिक समीकरण से। देखिए इस समीकरण में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भाग ले रहा है और इसके फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण हो रहा है। यह पहली जानकारी हमको मिला। दूसरी जानकारी की अगर बात करें कि दूसरी जानकारी हमें यहां से क्या प्राप्त होगा, तो दूसरी जानकारी हमें प्राप्त हो रहा है भैया कि अभिकारक के कितने परमाणु या अणु है और प्रतिफल के कितने परमाणु या अणु का निर्माण हो रहा है। अगर हम देखें यहां तो नाइट्रोजन कितने परमाणु है, परमाणु माने आगे कितना इसमें है, तो देख सकते हैं कि यहां पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है। कितने परमाणु, 2 परमाणु। और बात करें हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन के भी कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। नहीं यहाँ पे 3 लगेगा, माफ कीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं किया था। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 6 परमाणु, माफ कीजिएगा, एक मिनट, मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था। यहाँ पे 3 लगेगा और 3 दूनी 6 परमाणु, यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 6 परमाणु हो गए। अगर मैं बात करूं अमोनिया, ये अमोनिया है, अमोनिया के कितने परमाणु आपको दिख रहा होगा, 2 परमाणु है। यानी कि हमें रासायनिक समीकरण से ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है, दूसरी बात हमें पता चलता है अभिकारक, उधर तीर चिन्ह से पहले वाला, एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के परमाणु एवं अणु की
आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? परमाणु या अणु की आपेक्षिक संख्या की हमें जानकारी मिलती है। देखिए भैया, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 तिहाई 6 परमाणु है, और अमोनिया के कितने परमाणु है? 2 परमाणु है। हमें इतना ही नहीं, और हमें क्या पता चलता, रुकिए जरा, इतना ही नहीं, तीसरी अगर बात करें तो इससे हमें आयतन के अनुपात के बारे में भी पता चलता है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के यहां जो नंबर लगा ना, ये आयतन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के कितने आयतन है भैया? तो 1 आयतन है। किसके? नाइट्रोजन के। लेकिन बात करें हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के 3 आयतन है। H2 के आगे कितना लगा हुआ? 3। यानी इसके कितने आयतन है? इसके 3 आयतन है। इसके कितने आयतन है? 2 आयतन है। यानी कि हम कह सकते हैं तीसरी जानकारी हमको क्या मिला रासायनिक समीकरण से? तो अभिकारक, अभी समझ जाएंगे अभिकारक, हाँ, अभिकारक एवं प्रतिफल के आयतन के अनुपात की, किसकी? आयतन के अनुपात की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आयतन के अनुपात की जानकारी मिलती है। और क्या पता चल सकता है? अगर हम ध्यान दें कि इसमें और हमें क्या जानकारी मिल सकती है, तो अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा मोल की संख्या। मोल किसको कहते हैं? जितना आगे लगा हुआ है, यहाँ पे कितना मोल है? 1 मोल। इसके कितने मोल है? हाइड्रोजन के 3 मोल। और इसके कितने मोल हैं? 2। नंबर जो आगे लगा हुआ मोल। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें चौथी जानकारी क्या मिलता है? तो अभिकारक एवं प्रतिफल के मोल अनुपात की, किसकी? मोल अनुपात की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी? मोल अनुपात की जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, रुकिए, अभी और बताऊंगा आपको। हाँ, तो और किसकी जानकारी मिलता है मेरे ब्रदर? अगर और देखें तो इसके हम द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं सर। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है सर? नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। लेकिन 2 नाइट्रोजन है तो 14 गुना 2 करिए, कितना ग्राम? 28 ग्राम। कौन? कौन? नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन कितना होता है? 1 ग्राम। लेकिन 6 को हाइड्रोजन है, 2 तिया 6, यानी इसका द्रव्यमान हो गया 6 ग्राम। अगर यहां बात करें तो नाइट्रोजन का 14 और 3 गो हाइड्रोजन है, 14 3 17, 17 गुना 2 करेंगे तो 34 ग्राम। बताइए यहाँ पे अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात पता चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला। यानी 5वीं जानकारी हमें क्या मिला? अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान अनुपात की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? द्रव्यमान अनुपात की जानकारी मिलती है। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर देता हूं। 6ठी जानकारी, अगर यहां पर भाग लेने वाले और बनने वाले गैस है तो उसका आयतन भी निकाले जा सकते हैं। एसटीपी पे, एसटीपी क्या होता है? सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब पर। देखिए 1 मोल अगर कोई भी गैस है ना, याद रखिएगा, आज मैं ये लिख देता हूं, 1 मोल अगर कोई भी गैस है ना बाबू, 1 मोल गैस रहे ना तो उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। याद रखिएगा कि 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। जब इसके मोल हमें पता है तो इसका आयतन भी अपन पता लगा सकता है, क्योंकि है तो ये गैस, नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस और बनने वाला अमोनिया भी गैस है, तो इसका आयतन की पता हम लगा सकते हैं। कैसा लगा सकते हैं? देखो जनाब, नाइट्रोजन कितने मोल है सर? 1 मोल। और 1 मोल के लिए कितना आयतन बताया मैंने? 22.4 लीटर। लिखो 22.4 लीटर। अब बताओ कि हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? सर हाइड्रोजन के तो 3 मोल हैं, तो 3 गुना 22.4 लीटर होगा, 3 गुना 22.4 लीटर। और अमोनिया के कितने मोल है? 2 मोल है, तो इसके कितने होंगे? 2 गुना 22.4 लीटर। तो बताओ रे भैया कि एक समीकरण से कितनी बात की जानकारी हमें मिली? पहला तो मिला कि कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है और कौन सा पदार्थ बन रहा है, और दूसरा क्या पता चला कि उसके कितने परमाणु उसमें इन्वॉल्वमेंट है। फिर पता क्या कि हम लोग आयतन कितना कितना है, मोल कितना है, द्रव्यमान कितना है और उसके गैसियत कितना। और एक चीज और पता लग रहा है, बता दूं, लिख लेना, मैं लिखूंगा नहीं। एक चीज और पता लग रहा है, अभिकारक और प्रतिफल सबका संकेत के भी तो पता लग रहा है। नाइट्रोजन गैस की संकेत N2 हो गया सूत्र, हाइड्रोजन का हो गया H2, अमोनिया का हो गया NH3। तो ये रहा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डालेगा, 5 नंबर देगा, बढ़िया से नोट्स करके बना कर रखना है ना। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं।
बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत अच्छा फ्रेम है। आइए सर आगे बढ़े। ओके ओके। अब बात अगर करें सीमाएं की, मतलब रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं, कहां तक रासायनिक समीकरण काम नहीं कर पाता, कौन ऐसे बिंदु है जहां रासायनिक समीकरण काम नहीं कर पाता, जो बता नहीं पाता रासायनिक समीकरण। तो चलिए शुरू, और उपयोगी भी साथ साथ हम लोग कर लेते हैं ना, कितना अब यहाँ पे लौटेंगे, उपयोगी भी हम लोग साथ साथ ही कर लेंगे, ठीक है। आइए रासायनिक समीकरण के लिमिटेशंस को देखते हैं, सीमाएं देखते हैं। रासायनिक समीकरण के सीमाएं, रासायनिक समीकरण के सीमाएं, और इस पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे उपयोगी बना सकते हैं, ये बात हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को उपयोगी कैसे बना सकते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे सुधार सकते हैं कि रासायनिक समीकरण हमारे लिए उपयोगी हो जाए ना। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है भाई, कि रासायनिक समीकरण कहां काम नहीं कर पाता है। पहले एक बात बताऊं, रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं दे पाता है कि अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था क्या है, मतलब वो ठोस है कि वो द्रव है कि वो गैस है, ये रासायनिक समीकरण जानकारी नहीं दे पाता है। यानी पहली लिमिटेशंस की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि ये मतलब रासायनिक समीकरण ये अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारक एवं प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है। मतलब कोई अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जैसा अभी हम लोग किए थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो नाइट्रोजन की अवस्था क्या है, हाइड्रोजन की अवस्था क्या है, इस बात की जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं देती है। अब इस बात की कमी है, इस कमी को अगर हम सुधार दें तो रासायनिक समीकरण और उपयोगी हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना है तो इस बात का सुधार कर देंगे, इस बात की सुधार कर देंगे, मैंने रासायनिक समीकरण उपयोगी हो जाएगा। यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के अभिकारक एवं प्रतिफल के भौतिक अवस्था की जानकारी देंगे, भौतिक अवस्था की जानकारी देंगे, क्या देंगे, भौतिक अवस्था की जानकारी कोष्टक में देंगे, ब्रैकेट में कोष्टक लिख देंगे, कोष्टक में देंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन किया, बना लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको अगर उपयोगी बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन के बगल में कोष्टक लगाएंगे, इसके बगल में कोष्टक लगाएंगे, इसके बगल में कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। ये किस अवस्था में है तो हम जान रहे हैं गैसीय अवस्था में है, हम लिख देंगे जी। ये किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, लिख देंगे ब्रैकेट में जी, लिख देंगे ब्रैकेट में जी। तो भैया जो कमी था उस कमी को हमने सुधार दिया। और यहां पर ये नोट करके आप लिख लो कि अगर ठोस अवस्था में रहा तो उसके लिए आप एस यूज करना, क्यों, क्योंकि ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट। अगर द्रव अवस्था में रहा तो आप एल यूज करना, गैसीय अवस्था में रहा तो आप जी वर्ड का यूज करना, ठीक है। दूसरी सीमाएं क्या है इस पे बात करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है या ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, यानी कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की जानकारी ये नहीं दे पाता है। ऊष्मा क्षेपी माने ऊष्मा बनता है, एवं ऊष्मा शोषी, एवं ऊष्मा शोषी की जानकारी नहीं दे पाता है, जानकारी नहीं देता है। तो नहीं देता तो कमी होगी यार, इस कमी को अगर सुधार दें तो उसके लिए उपयोगी हो जाएगा। भैया ये सुधरेगा कैसे, इसको सुधारने के लिए करना क्या है कि अगर ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है तो समीकरण के दाईं ओर दिखा दीजिए, माने प्रतिफल की तरफ प्लस ऊष्मा लिख दीजिए। ऊष्मा क्षेपी के लिए, अगर ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा क्षेपी के लिए प्रतिफल के साथ प्लस ऊष्मा लिख दीजिए, प्लस क्या लिख दीजिए, ऊष्मा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है A प्लस बी और बन रहा है सी, साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा है, तो सी के साथ आप ऊष्मा लिख दो तो ये हो गया ऊष्मा क्षेपी। माने प्रतिफल के साथ अगर आप प्लस ऊष्मा लिखते हैं तो ये हो जाता है ऊष्मा क्षेपी। और यदि
उष्मा शोषी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो आप क्या करो, उष्मा शोषी के लिए अभिकारक के साथ, किसके साथ बाबू, अभिकारक के साथ आप प्लस में लिख दो उष्मा, यानी कि बाईं और प्लस में उष्मा लिख दो। जैसे मान लो A प्लस बी अभिक्रिया क्या D नाम का कोई चीज बना रहा है, लेकिन पता चल रहा है ये तब बन रहा है जब ये उष्मा ग्रहण कर रहा है, तो इधर लिख देंगे उष्मा, अभिकारक के साइड क्या लिख देंगे, उष्मा। चलिए अब तीसरी कमी की बात करते हैं कि तीसरा कमी क्या है भैया रासायनिक समीकरण में। देखिए रासायनिक समीकरण की तीसरी जो कमी है ये विस्फोट प्रकृति की, विस्फोटक प्रकृति की अभिक्रिया की, प्रकृति के अभिक्रिया की जानकारी नहीं देता है, अभिक्रिया की जानकारी नहीं देता है। मतलब अगर कोई अभिक्रिया विस्फोटक प्रकृति की है कि वो ब्लास्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो उस बात की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण नहीं देता है। अब इसके लिए इधर भी कोई उपाय नहीं है ना। चौथी जानकारी क्या है भैया, चौथी सीमाएं क्या है, देखिए रासायनिक समीकरण इस बात की भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, यानी अभिक्रिया वेग की जानकारी नहीं दे पाता है, अभिक्रिया वेग की जानकारी ये साझा नहीं कर पाता है, नहीं देता है, यह अभिक्रिया वेग की जानकारी नहीं दे पाता। इसके लिए इधर कोई व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। आइए पांचवा कमियां क्या है, पांचवा कमियां ये है कि रासायनिक समीकरण ये भी नहीं बता पाता है कि अभिक्रिया में कितना खर्च हुआ अभिकारक और प्रतिफल कितना बना, यानी कि अभिकारक की मात्रा एवं निर्मित प्रतिफल की मात्रा, निर्मित प्रतिफल की मात्रा, प्रतिफल के मात्रा की जानकारी नहीं देता है, जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है, माने प्रतिफल की जानकारी ये कितना खर्च हुआ, कितना निर्माण हुआ, जानकारी नहीं देता। कुछ पॉइंट इसके साथ भी मैं साझा कर देता हूं। देखिए ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है ना, किसका, हाइड्रोजन गैस की, तो आपको क्या करना, सॉरी गैस का निर्माण होगा ना, तो आपको ऊपर एरो दिखा देना। कोई भी गैस का अगर निर्माण होता है तो आपको ऊपर एरो दिखा देना है। अवक्षेप का निर्माण होता है, ये कहता है कि अवक्षेप, कोई ठोस पदार्थ अगर बन रहा है तो उसके लिए आप नीचे तीर लगा दो, माने कोई उड़ने वाला चीज है तो ऊपर एरो लगा दो, और कोई जमा होने वाला चीज है तो नीचे एरो लगा दो। और इसमें जानकारी आप लिख सकते हैं, पांचवी जानकारी, कि कोई उत्प्रेरक दिखाना हो कि ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, कि दाब की उपस्थिति में हो रहा है, ताप की उपस्थिति में हो रहा है, तो तीर चिन्ह को ऊपर आप लिख दो, दाब या ताप या उत्प्रेरक जिसकी भी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है वो यहाँ तीर चिन्ह के ऊपर लिख दो। हाँ, ये रहा आपके आज के क्लास। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो केमिस्ट्री में पार्ट करेंगे उस पार्ट में हम लोग किसकी बात करेंगे, उसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का, जैसे एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया, असंतुलित अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसी तरह के हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। कई प्रकार के अभिक्रिया होगा जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं। यानी हो सकता है कि इसके बाद 2 पार्ट और बने इस चैप्टर का, तो पूरी पेशेंस के साथ आप पढ़िएगा। और अगर आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो आप अपने भविष्य को लेकर के, परीक्षा को लेकर के बहुत ही सक्रिय हैं। चलिए इसी बात पर एक बार बोलिए जय हिंद जय भारत। लेकिन एक चीज और बोलना मैं भूल गया, अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अभी कभी जाके ज्वाइन करिए। वो आपके सारे अपडेट्स आपको वहां समय समय पे मिलता रहेगा। इसके बाद मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, जरा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फैलाइए। मुझे उम्मीद है कि जितना बच्चे मुझे देखते हैं वो मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं, और उस बात के लिए मैं दिल की गहराई से आपको शुक्रिया बोलते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ।